नमस्कार पढ़ंतुओं, द पढ़ंतु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल से 4 नई बैच शुरू हो रही है। प्रीलिम्स की बैच, प्रीलिम्स प्लस मेंस की बैच, मेंस हिंदी मीडियम की बैच और मेंस इंग्लिश मीडियम की बैच, जिसमें मैं आप लोगों को इंडियन इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पर डिस्कस करेंगे। ठीक, जिसे हम अक्सर सुनते हैं, अक्सर पढ़ते हैं। जैसे हम सुनते हैं कि देश का विकास हो रहा है, तो उसका क्या मतलब है? आर्थिक विकास, इसका क्या मीनिंग है? ठीक है, इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है या ग्रोथ में कमी आ रही है, इसका क्या मतलब है, हम जानेंगे। ठीक है, कर आरोपण विधि, कर लगाने की विधि, सरकार किन किन विधियों से टैक्स लगा सकती है, ये हम जानेंगे। ठीक, लगभग 1.5-2 साल से हम सुन रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि देश में स्लो डाउन चल रहा है, स्लो डाउन चल रहा है। सब लोग स्टेटस में लगा रहे हैं कि स्लो डाउन चल रहा है, लेकिन है क्या एक्चुअल में स्लो डाउन, उसको हम जानेंगे। ठीक है, मंदी, रिसीशन, देश में मंदी आई, अमेरिका में मंदी आई तो हजारों लाखों लोगों को नौकरी से निकाल दी गई। मंदी है क्या चीज़, ये हम जानेंगे। ठीक है, उससे भी खतरनाक, उससे भी आगे होता है अवसाद, माने डिप्रेशन। ये क्या है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद नकद आरक्षण अनुपात देखेंगे, कैश रिजर्व रेशियो CRR। ठीक है, जो RBI द्वारा जारी की जाती है, कभी इसको बढ़ा दी जाती है, कभी फिक्स रखी जाती है, कभी कम कर दी जाती है। तो इसका क्या मतलब है, इसका रिलेशन किससे है ना, इन सब टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो ये सभी टॉपिक्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक, चलिए ध्यान से सुनिए। आर्थिक में अर्थ, आर्थिक में अर्थ, अर्थ का मतलब होता है धन, इनकम। ठीक, आमदनी। और यहाँ पे वृद्धि का मतलब है बढ़ना, इंक्रीज होना। ठीक, या ग्रोथ होना। तो किसमें ग्रोथ होगा, किसमें इंक्रीज होगा? तो होगा आमदनी में, होगा इनकम में। ठीक है, तो इनकम में वृद्धि होना आर्थिक समृद्धि कहलाता है। आमदनी में वृद्धि होना आर्थिक समृद्धि कहलाता है। ठीक, किसके इनकम में वृद्धि होगी, किसके इनकम में वृद्धि होगी? किसी व्यक्ति, पर्सन के इनकम में वृद्धि होगी। ठीक, सरकार के इनकम में वृद्धि होगी, गवर्नमेंट। ठीक, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, आर्थिक समृद्धि कहेंगे। ठीक है, क्या बोला? आर्थिक समृद्धि मतलब अर्थ में वृद्धि, धन में वृद्धि। ठीक है, इनकम में इंक्रीजी, ग्रोथ, इसको हम क्या कहेंगे, आर्थिक समृद्धि कहेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ कहेंगे। ठीक, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अवधि में व्यक्ति या सरकार के इनकम में वृद्धि आर्थिक समृद्धि कहलाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अवधि में व्यक्ति या सरकार के आमदनी या इनकम में वृद्धि होना आर्थिक समृद्धि कहलाता है। ठीक, अब देखिए, व्यक्ति की आमदनी बढ़ रही है, इसको हम क्या लिखते हैं? प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। सरकार की आमदनी बढ़ती है, तब हम उसको क्या लिखते हैं? GDP बढ़ रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, सरकार की राष्ट्रीय आय माने नेशनल इनकम बढ़ रही है, राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, नेशनल इनकम बढ़ रही है, तब हम क्या बोलेंगे कि देश की आय या सरकार की आमदनी बढ़ रही है। ठीक, अब देखो GDP बढ़ रही है, एग्जाम्पल से समझिए, $2 ट्रिलियन। ठीक, ये बढ़ के हो गई $3 ट्रिलियन, ये बढ़ के हो गई $4 ट्रिलियन। मतलब हम कहेंगे कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। ठीक, प्रति व्यक्ति आय देख लेते हैं। ये प्रति व्यक्ति आय, मान लो प्रति व्यक्ति आय देश में 1 लाख रुपया है। ठीक, ये हो गई 2 लाख रुपए, फिर ये हो गई 3 लाख रुपए। इसी को ही हम क्या कहेंगे? आर्थिक समृद्धि कहेंगे। ठीक है, व्यक्ति के आमदनी में वृद्धि होना या सरकार के आमदनी में वृद्धि होना
आर्थिक समृद्धि कहलाता है। ठीक, अब संख्या में ही बढ़ोतरी हो रही है, ध्यान देंगे संख्या में, जैसे 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, वैसे ही व्यक्ति के बारे में जब हम बात करेंगे तो 1 से 2 लाख हुआ, 2 लाख से 3 लाख हुआ, मतलब संख्यात्मक वृद्धि हो रही है, संख्यात्मक वृद्धि। ठीक है, क्या हो रही है? संख्यात्मक, या इसको हम लिखते हैं परिमाणात्मक, परिमाणात्मक वृद्धि। ठीक, इंग्लिश में लिखते हैं क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो आर्थिक समृद्धि एक परिमाणात्मक वृद्धि है, मतलब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, नेशनल इनकम या जीडीपी में वृद्धि आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था मेंस 2017 में 2 मार्क्स का। ठीक, और यूपीएससी में प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए फिर से समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही आसान है। फिर से देख लेते हैं। आर्थिक में अर्थ मतलब धन या आमदनी या इनकम, समृद्धि मतलब वृद्धि या ग्रोथ या इंक्रीज, तो यहां पे लिख देता हूं ग्रोथ। ठीक है, इनकम में ग्रोथ होना, इनकम में वृद्धि होना, किसके इनकम में वृद्धि होना? किसी व्यक्ति मतलब पर्सन या इंडिविजुअल। ठीक, सरकार के इनकम में वृद्धि मतलब गवर्नमेंट, क्या कहलाता है? आर्थिक समृद्धि कहलाता है। व्यक्ति की आमदनी बढ़ रही है 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख। सरकार की आमदनी बढ़ रही है $1 ट्रिलियन से $2 ट्रिलियन, $2 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन। ठीक, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक, अब संख्या में वृद्धि हो रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? परिमाणात्मक वृद्धि। ठीक है, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव इंक्रीज। क्लियर है? तो ये हो गया आर्थिक समृद्धि। दूसरा टर्म हम पढ़ेंगे आर्थिक विकास। आर्थिक विकास देखते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिए। आर्थिक समृद्धि में मैंने क्या बोला? धन, आमदनी या इनकम में वृद्धि होना, धन में वृद्धि होना। ठीक, ये क्या कहलाता है? आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक, अब ध्यान से सुनिए। धन में वृद्धि के साथ साथ व्यक्ति तथा सरकार के आमदनी में वृद्धि के साथ साथ यदि संस्थागत विकास हो, संस्थागत विकास या संस्थागत परिवर्तन तथा गुणात्मक विकास हो, गुणात्मक परिवर्तन। ठीक, संस्थागत विकास मतलब इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, या इसको हम चेंज लिख देंगे। ठीक है, गुणात्मक विकास मतलब क्वालिटेटिव चेंजेस या क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, है ना, चेंजेस लिख देता हूं। ठीक है, तो इसको हम आर्थिक विकास कहेंगे। फिर से सुनिए। आमदनी में वृद्धि के साथ साथ संस्थागत विकास तथा गुणात्मक विकास को हम आर्थिक विकास कहेंगे। ठीक, अब देखिए संस्थागत विकास का क्या मतलब है? संस्थागत विकास का मतलब है, उदाहरण बैंकिंग, पैसा को जमा करने के लिए बैंक की स्थापना करना क्या है? संस्था का विकास होना। ठीक है, शिक्षा लेने के लिए विद्यालय महाविद्यालय की स्थापना करना क्या है? संस्थागत विकास है। ठीक, इलाज कराना है, ट्रीटमेंट कराना है तो बन जाएगा हॉस्पिटल। क्या बन जाएगा? हॉस्पिटल। तब हम इसको क्या कहेंगे? संस्थागत विकास कहेंगे। ठीक, गुणात्मक विकास मतलब क्या है? जीवन स्तर में वृद्धि होना, लिविंग स्टैंडर्ड में वृद्धि होना। ठीक, शिक्षा स्तर में वृद्धि होना, एजुकेशन लेवल में वृद्धि होना। ठीक, अगला पोषण स्तर में वृद्धि होना, मतलब न्यूट्रिशन लेवल में वृद्धि होना। इन सभी में वृद्धि होना क्या दर्शाता है? आर्थिक विकास को दर्शाता है। इसे गुणात्मक विकास, क्वालिटेटिव डेवलपमेंट या गुणात्मक परिवर्तन, क्वालिटेटिव चेंजेस कहा जाता है।
तो दोनों में अंतर करना समझ में आ रहा है। आर्थिक समृद्धि कब कहेंगे? आर्थिक समृद्धि मतलब इनकम में वृद्धि, व्यक्ति या सरकार की इनकम में वृद्धि आर्थिक समृद्धि कहलाता है। ठीक, यदि इनकम में वृद्धि के साथ साथ संस्थागत परिवर्तन हो मतलब इंस्टीट्यूशनल चेंज, गुणात्मक परिवर्तन हो मतलब क्वालिटेटिव चेंज, ठीक, तब इसको क्या कहेंगे? आर्थिक विकास कहेंगे। ठीक है, संस्थागत विकास मतलब बैंकिंग हेतु बैंक, शिक्षा हेतु विद्यालय महाविद्यालय, इलाज हेतु हॉस्पिटल की स्थापना होना। ठीक, गुणात्मक विकास मतलब लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होना, शिक्षा स्तर में वृद्धि होना, पोषण स्तर में वृद्धि होना। ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशन लेवल, न्यूट्रिशन लेवल, इसे ही हम क्या कहेंगे? आर्थिक विकास कहेंगे। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, इसका अगला टर्मिनोलॉजी देखते हैं, करारोपण मेथड, करारोपण विधि, टैक्सेशन मेथड। ठीक है, कर आरोपण विधि, करारोपण विधि, टैक्सेशन मेथड, टैक्स लगाने की विधियां, कर आरोपण, कर लगाने की विधि। ठीक, अब देखिए कौन कौन सा विधि है जिससे हम कर लगा सकते हैं। पहला है प्रतिगामी कर प्रणाली, प्रतिगामी कर प्रणाली, रिग्रेसिव टैक्सेशन। ठीक, दूसरा एक साथ में नाम लिख देता हूं, पढ़ने में आसानी हो जाएगी, समझने में आसानी हो जाएगी। दूसरा है आनुपातिक कर प्रणाली, आनुपातिक कर प्रणाली मतलब प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन, प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन। ठीक, तीसरा है प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रगतिशील कर प्रणाली मतलब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ठीक, अगला है अवक्रमिक कर प्रणाली, अवक्रमिक कर प्रणाली मतलब डिग्रेसिव, डिग्रेसिव टैक्सेशन। ठीक, अब एक एक करके समझते जाइए, बहुत ही आसान है। ठीक है, प्रतिगामी कर प्रणाली, एक हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक, एक्स एक्सिस में लिखेंगे आमदनी, आय या इनकम। ठीक है, ये ऐसा, और वाई एक्सिस में लिखेंगे कर की दर, कर की दर, टैक्स रेट, इधर लिख दिया टैक्स रेट और इधर लिख दिया इनकम। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, प्रतिगामी कर प्रणाली क्या है? प्रतिगामी कर प्रणाली ऐसी कर प्रणाली है जिसमें आमदनी बढ़े किंतु कर की दर कम हो जाए। ठीक है, प्रतिगामी कर प्रणाली ऐसी कर प्रणाली है जिसमें ये आमदनी बढ़े किंतु कर की दर कम हो जाए। कैसे बनेगा? ये ऐसा। ठीक है, उदाहरण, मान लो कोई व्यक्ति 5 लाख कमाता है तो 10% टैक्स देता है। ज़्यादा कमाया, 10 लाख कमाया तो कितना टैक्स देना पड़ा? मान लो 7%। 20 लाख कमाया तो देना पड़ा 5%। ठीक, आमदनी में वृद्धि हो रही है लेकिन कर की दर कम हो रही है। इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रतिगामी कर प्रणाली, रिग्रेसिव टैक्सेशन। सच अ टैक्स सिस्टम इन विच टैक्स रेट डिक्रीजेस अलोंग विथ इनकम। ठीक है, रिग्रेसिव टैक्सेशन क्या है? सच अ टैक्स सिस्टम इन विच टैक्स रेट डिक्रीजेस along with income is called regressive taxation। ऐसी कर प्रणाली जिसमें आमदनी बढ़े किंतु कर की दर कम होती जाए, क्या कहलाएगा? प्रतिगामी कर प्रणाली। ठीक, दूसरा देखते हैं आनुपातिक कर प्रणाली। सेम ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस में लिखेंगे इनकम, वाई एक्सिस में लिखेंगे टैक्स रेट। अब ध्यान से सुनिए, आनुपातिक कर प्रणाली ऐसी कर प्रणाली है जिसमें
आमदनी बढ़े किंतु कर की दर स्थिर रहे। ठीक, आनुपातिक कर प्रणाली ऐसी कर प्रणाली है जिसमें आमदनी बढ़े किंतु कर की दर स्थिर रहे। ये ऐसा बन जाएगा, मतलब 5 लाख कमाएगा तो 5% टैक्स देगा, 10 लाख कमाएगा तो भी 5% टैक्स देगा, 20 लाख कमाएगा तो भी 5% टैक्स देगा। आमदनी बढ़ रही है और कर की दर स्थिर है, इसे ही हम क्या कहेंगे, आनुपातिक कर प्रणाली। ठीक, सच अ टैक्स सिस्टम इन विच टैक्स रेट इज कांस्टेंट अलोंग विद द इनकम। ठीक है, सच अ टैक्स सिस्टम इन विच टैक्स रेट इज कांस्टेंट अलोंग विद द इनकम इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन। ऐसी कर प्रणाली जिसमें आमदनी बढ़े किंतु कर की दर स्थिर रहे। क्लियर है। अगला देखते हैं प्रगतिशील कर प्रणाली। फिर से हमने ड्रॉ कर दिया, ये देखिए, इसमें x में लिखा i और y में लिखा टैक्स रेट TR। ठीक, प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, नाम से ही समझ में आ रहा है। ऐसी कर प्रणाली जिसमें आमदनी बढ़े साथ साथ कर की दर भी बढ़े, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रगतिशील कर प्रणाली कहेंगे। ये देखिए, आमदनी बढ़ते जाएगी तो कर की दर भी बढ़ते जाएगी, तो ये यदि हम बनाना चाहें तो ये पॉइंट मिलेगा, फिर आमदनी बढ़ेगी तो कर की दर बढ़ेगी, ये पॉइंट मिलेगा, आमदनी बढ़ेगी तो कर की दर बढ़ेगी, पॉइंट मिलेगा, फिर तीनों को ऐसा ज्वाइन कर दो। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन बनती है। क्लियर है। प्रगतिशील कर प्रणाली क्या है, ऐसी कर प्रणाली जिसमें आमदनी बढ़े कर की दर भी बढ़े। ठीक है, तो ये y एक्सिस x एक्सिस स्ट्रेट लाइन बना दो, तो ये क्या कहलाता है, प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। सच अ टैक्स सिस्टम इन विच टैक्स रेट इंक्रीजेस अलोंग विथ इनकम। इसमें हमने क्या पढ़ा, टैक्स रेट डिक्रीजेस अलोंग विथ इनकम। ठीक, अनुपातिक में क्या पढ़ा, टैक्स रेट इज फिक्स्ड इज कांस्टेंट अलोंग विथ द इनकम। प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव क्या पढ़ा, टैक्स रेट इंक्रीजेस अलोंग विथ द इनकम, टैक्स रेट इंक्रीजेस अलोंग विथ द इनकम। क्लियर है। फिर अगला है अवक्रमिक कर प्रणाली। फिर से हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ये देखिए डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अवक्रमिक कर प्रणाली ऐसी कर प्रणाली है जिसमें जिसमें एक सीमा तक आमदनी बढ़े तो कर की दर बढ़े, है ना। यहाँ तक आमदनी बढ़ रही है तो यहाँ तक कर की दर बढ़ रही है, मतलब ये प्रोग्रेसिव जैसा हो गया, ये देखिए। ठीक, अवक्रमिक कर प्रणाली ऐसी कर प्रणाली है जिसमें एक सीमा तक आमदनी बढ़े, ये देखो आमदनी बढ़ी तो कर की दर भी बढ़ी, तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक, इस सीमा के बाद फिर से आमदनी बढ़े तो कर की दर स्थिर हो जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, अवक्रमिक कर प्रणाली कहेंगे। ठीक है, अवक्रमिक कर प्रणाली क्या है, ऐसी कर प्रणाली जिसमें एक सीमा तक आमदनी बढ़े तो कर की दर बढ़े, ये बन गया, फिर से आमदनी बढ़े तो कर की दर स्थिर हो जाए। एग्जाम्पल से समझिए, किसी व्यक्ति ने 5 लाख कमाया तो 5% टैक्स दिया। ठीक है, 10 लाख कमाया 10% टैक्स दिया, 15 लाख कमाया तो 15% टैक्स दिया। ठीक, अब ध्यान दीजिए, 20 लाख कमाया तो भी 15% टैक्स देगा, 30 लाख कमाया तो भी 15% टैक्स देगा। मतलब आमदनी बढ़ी तो कर की दर बढ़ी यहाँ तक, फिर से आमदनी बढ़ी तो कर की दर देखो 15 का 15 ही है, स्थिर ही है, तब इसे हम क्या कहेंगे, अवक्रमिक कर प्रणाली। ठीक, ऐसी कर प्रणाली जिसमें एक सीमा तक आमदनी बढ़े तो कर की दर बढ़े, सीमा के बाद आमदनी बढ़े तो कर की दर स्थिर हो जाए। ठीक है, सच अ टैक्स सिस्टम इन विच इंक्रीजेस टैक्स रेट along with income up to a certain period of time. If again increases the income, then tax rate will be fixed. ठीक है, तो ये हो गया अवक्रमिक कर प्रणाली, डिग्रेसिव टैक्सेशन। तो इन चारों तरीकों से कर लगाई जा सकती है। ठीक है, इसका और डिटेल हम कब पढ़ेंगे, प्रीलिम्स की क्लास में, जब टैक्स वाला चैप्टर अलग से हम पढ़ेंगे। ठीक, अगला जो टर्म है वो है अवमंदन, स्लो डाउन। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है,
और हम आसान बना देते हैं, देख लीजिए। एक ऐसा आप ड्रॉ कर लीजिए, इसमें x है, इसमें y है, मतलब ये क्या है, इनकम है, और ये क्या है, टैक्स रेट है। ठीक है, पहला जो नाम पढ़ा वो क्या है, प्रतिगामी कर प्रणाली। आमदनी बढ़े कर की दर कम हो जाए, इसको लिख दो प्रतिगामी कर प्रणाली, मतलब रिग्रेसिव टैक्सेशन। ठीक, फिर हमने पढ़ा आनुपातिक कर प्रणाली, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आनुपातिक कर प्रणाली, मतलब प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन। ठीक, फिर हमने पढ़ा प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रगतिशील कर प्रणाली मतलब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ठीक, फिर हमने पढ़ा अवक्रमिक कर प्रणाली, मतलब पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, उसके बाद आनुपातिक में जाके ऐसा मिल जाएगा। ठीक, तो ये वाला जो लाइन है वो क्या कहलाएगा, अवक्रमिक कर प्रणाली, मतलब डिग्रेसिव टैक्सेशन। ये ऐसा एक ही डायग्राम में अब सारी चीजें पढ़ लीजिए। ठीक है, चलो इतना नोट करो। इसके बाद हम अगला देखते हैं, अवमंदन, स्लो डाउन। ठीक है, आगे देखेंगे अवमंदन, स्लो डाउन। अवमंदन, स्लो डाउन। ठीक, नाम से समझ में आ रहा है, स्लो डाउन, स्लोली स्लोली डाउन, धीरे धीरे कम होती जाना। अब किसकी बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी वृद्धि दर, जीडीपी वृद्धि दर के बारे में बात कर रहा है। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, इसका डेफिनेशन क्या है, अवमंदन या स्लो डाउन क्या है, जीडीपी वृद्धि दर बढ़े। ठीक है, जीडीपी वृद्धि दर बढ़ती जाए या पॉजिटिव हो। ठीक, किंतु बढ़ने की दर धीरे धीरे कम हो, बढ़ने की दर धीरे धीरे कम हो, तब इसे स्लो डाउन कहा जाता है। जीडीपी वृद्धि दर बढ़े या पॉजिटिव हो, किंतु बढ़ने की दर, रेट ऑफ ग्रोथ रेट, ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ रेट डिक्रीजेस स्लोली स्लोली, देन इट इज कॉल्ड स्लो डाउन। ठीक, अब इसको जरा अपन एग्जांपल से समझेंगे। जैसे जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी वृद्धि दर का जो रिपोर्ट आता है ना, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही मतलब जून में आता है, जून में। ठीक, तो मान लो जून में आई, 3 महीना में जीडीपी वृद्धि दर का रिपोर्ट आता है, तो पहली तिमाही जून में आती है, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर में आई। ठीक, फिर सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आई, दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च में आई। ये 3 महीना में जीडीपी वृद्धि दर की रिपोर्ट आती है। ठीक, अब देखिए ध्यान से सुनिए, यदि जीडीपी वृद्धि दर जून माह में जो आई है वो है 8.2% मान लो। ठीक है, फिर सितंबर में जब आई तो पिछले तिमाही की तुलना में वृद्धि कितनी हुई, मान लो 7.2%। ठीक, फिर दिसंबर में जो रिपोर्ट आई वो पिछले तिमाही की तुलना में 6.7% बढ़ गई। फिर मार्च में जो रिपोर्ट आई वो फिर से पिछले तिमाही की तुलना में 5.6% बढ़ गई। यह पॉजिटिव है, सारा डेटा क्या है, पॉजिटिव में है। ठीक है, लेकिन देखो जीडीपी वृद्धि दर जो 3 माह में रिपोर्ट आ रही है वो बढ़ने की दर कैसी हो रही है, घट रही है, कम हो रही है। पहले 8%, फिर 7%, फिर 6%, फिर और घट गई 5%, तब इसे कहा जाता है अवमंदन, स्लो डाउन। ठीक है, क्या होगा, देखो जीडीपी वृद्धि दर, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगी, बढ़ी, पिछली तिमाही की तुलना में इतना बढ़ा, पिछले तिमाही की तुलना में इतना बढ़ा, पिछले तिमाही की तुलना में इतना बढ़ा। लेकिन जो बढ़ने की दर है वो तो कम हो रही है, इतनी बढ़ी, फिर घट के 7.2% बढ़ी, फिर घट गई 6.7% बढ़ी, फिर कमी आ गई वृद्धि दर में 5.6%। तो इसे ही क्या कहा जाता है, अवमंदन, स्लो डाउन कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से सुने डेफिनेशन, स्लो डाउन या अवमंदन क्या है, यदि जीडीपी वृद्धि दर बढ़ रही हो या पॉजिटिव हो किंतु बढ़ने की दर धीरे धीरे कम होती जाए तो इसे अवमंदन कहा जाता है।
यदि जीडीपी वृद्धि दर बढ़ रही हो या पॉजिटिव हो किंतु बढ़ने की दर धीरे धीरे कम होती जाए, ये देखो, तो इसे ही अवमंदन कहा जाता है। ठीक, इफ जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीजेस और अ पॉजिटिव, इफ जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीजेस और अ पॉजिटिव बट द रेट ऑफ ग्रोथ रेट डिक्रीजेस स्लोली इज कॉल्ड स्लो डाउन। नाम से ही समझ में आ रहा है, स्लोली डाउन होना क्या है, अवमंदन है, स्लो डाउन है। ठीक, इसका पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे आने वाली क्लास में, है ना। चलिए आगे देखते हैं, मंदी, रिसीशन। आगे देखेंगे मंदी, रिसीशन, ये क्या है। यदि जीडीपी वृद्धि दर, जीडीपी ग्रोथ रेट लगातार 2 तिमाही नकारात्मक रहे, जीडीपी वृद्धि दर लगातार 2 तिमाही नकारात्मक रहे, निगेटिव रहे, तो इसे मंदी कहा जाता है। ठीक है, जीडीपी वृद्धि दर लगातार 2 तिमाही नकारात्मक हो तो इसे मंदी कहा जाता है ना। जैसे रिपोर्ट आई थी लास्ट, जो मैंने जो डेटा लिखा था फरवरी वाला, वो 5.6% था। ठीक, फिर अगली जो रिपोर्ट आई तिमाही वाला रिपोर्ट, मान लो वो निगेटिव में चला गया, -1.3%। फिर अगली तिमाही में जब रिपोर्ट आई फिर से निगेटिव में चला गया, -1.4%। तब हम इसे क्या कहेंगे, मंदी आ गई। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट लगातार 2 तिमाही नकारात्मक रहे तो इसे मंदी कहा जाता है। ठीक, इफ जीडीपी ग्रोथ रेट इज नेगेटिव, इफ जीडीपी ग्रोथ रेट इज नेगेटिव फॉर 2 consecutive quarter, जीडीपी ग्रोथ रेट इज नेगेटिव फॉर 2 consecutive quarter, देन दिस इज कॉल्ड रिसीशन। ठीक, इतना हुआ। इसके बाद आगे देखते हैं अवसाद, डिप्रेशन। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिए, एक और बार मैं तीनों को एक साथ बताऊंगा, अवमंदन, मंदी और अवसाद को, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, डिप्रेशन, अवसाद शब्द का क्या मतलब है, ऐसी अवस्था में चली जाना कि वहाँ से ऊपर उठना, उबर कर आना मुश्किल होता है ना। जैसे अभी न्यूज़ चल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में चले गए थे। तो डिप्रेशन शब्द का मतलब क्या है कि ऐसी अवस्था में चली जाना, ठीक, कि वहाँ से उबरना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जब हम इसको इकोनॉमी में पढ़ते हैं तो किसके बारे में बात करते हैं, डिप्रेशन, जीडीपी के बारे में बात करते हैं। ठीक, डिप्रेशन क्या है, जीडीपी ग्रोथ रेट घटते इतनी घट जाए, इतनी नीचे चली जाए कि ऊपर उठने की प्रक्रिया रुक जाए, तब इसे अवसाद या डिप्रेशन कहा जाता है ना। जैसे मंदी में हमने क्या डेटा लिखा, 1.3% माइनस में, फिर -1.4% पढ़ा। ठीक है, अवसाद मतलब डिप्रेशन। ठीक, ध्यान से देखिए, डिप्रेशन या अवसाद क्या है, यदि जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी वृद्धि दर घटती जाए, घटते इतनी नीचे चली जाए कि ऊपर उठने की प्रक्रिया रुक जाए, इसे अवसाद या डिप्रेशन कहा जाता है। ठीक, जैसे हमने स्लो डाउन में क्या पढ़ा, 8% से 7%, फिर 6%, फिर 5%। ठीक, फिर मंदी में क्या पढ़ा, निगेटिव में चला गया 1.3, -1.4। फिर अवसाद में क्या होगा, और ज़्यादा निगेटिव चली जाएगी, -4%, -5%, -6%। तब इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अवसाद। जीडीपी वृद्धि दर घटते इतनी नीचे चली जाएगी कि ऊपर उठने की प्रक्रिया रुक जाएगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, अवसाद कहेंगे। ठीक है, GDP growth rate went down so much so that the process of rising up stops is called depression। ठीक है, चलिए इसको और आसानी से हम समझेंगे।
एक साथ लिख दो। ये हो गया स्लो डाउन, स्लो डाउन के बाद आती है रिसीशन, रिसीशन के बाद आती है, ये सीक्वेंस में चलता है, ऐसे ही आप याद रखेंगे, ठीक है। 7%, 7 से 6%, ठीक, फिर 5%, -1.3%, -1.4%, फिर -3%, -4%, -5.8%, जो अभी रिपोर्ट आई है वो, ठीक है। तो देखिए जीडीपी ग्रोथ रेट घट रही है धीरे धीरे, तब हम इसे कहेंगे स्लो डाउन। और जीडीपी ग्रोथ रेट घटते हुए निगेटिव में चली गई, लगातार 2 तिमाही नकारात्मक रही, तब हम इसे कहेंगे रिसीशन, माने मंदी, ठीक। अब जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस होते होते घटते घटते इतनी नीचे चली गई, देखिए -3%, -4%, फिर अगली तिमाही का रिपोर्ट आया -5.8%, तब इसे कहेंगे डिप्रेशन, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ रेट went down so much so that the process of rising up, ऊपर उठने की प्रक्रिया रुक जाए, stops, this is called depression। क्लियर है? तो ये हो गया अवमंदन, मंदी और अवसाद। अवमंदन मतलब स्लो डाउन से हम कैसे ऊपर उठेंगे, इसका उपाय हम मेंस की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में आ सकता है, ठीक। अगला टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं CRR, नकद आरक्षण अनुपात। ठीक है, नकद आरक्षण अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिए, डेफिनेशन पहले सुनिए, फिर एग्जाम्पल से हम इसको जानेंगे समझेंगे। पहला पॉइंट, बैंकों के कुल जमा का वह हिस्सा, बैंकों के कुल जमा का वह हिस्सा जो बैंक RBI को देती है, CRR कहलाता है, ठीक। बैंकों के कुल जमा का वह हिस्सा जो बैंक RBI को देती है, CRR कहलाता है, ठीक है। नकद आरक्षण अनुपात किस रूप में रखा जाएगा, तो नकद के रूप में, ठीक। तीसरा पॉइंट, इसका उपयोग किया जाता है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, ठीक। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए CRR क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, CRR विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है। मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन, इसका सीधा संबंध महंगाई से है, ठीक। फिर से सुने, बैंकों के कुल जमा का वह हिस्सा जो बैंक RBI को दे, CRR कहलाती है। द पार्ट ऑफ द टोटल डिपॉजिट ऑफ द बैंक, ठीक। द पार्ट ऑफ द टोटल डिपॉजिट ऑफ द बैंक विच द बैंक गिव it to the RBI is called CRR. The part of the total deposit of the bank which the bank give it to the RBI is called CRR. बैंकों के कुल जमा का वह हिस्सा जो बैंक RBI को देती है, CRR कहलाता है, ठीक है। किस रूप में रखा जाता है, नकद के रूप में। It is kept in the form of cash, ठीक। To control inflation it will be increased. मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए CRR विल बी इंक्रीज्ड। क्लियर है? अब देखें कि इसको इंक्रीज करने से, CRR को इंक्रीज करने से मुद्रास्फीति कैसे कंट्रोल होती है, कैसे नियंत्रित होती है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये हो गया बैंक, ठीक। बैंकों के पास कुल जमा मान लो 100 करोड़ है, बैंकों के पास कुल जमा कितना है, मान लो 100 करोड़, ठीक। CRR मान लो 4% है, ठीक। अब RBI को देना है 4%, तो 4% का हो जाएगा 4 करोड़, मतलब RBI को कितना गया, 4 करोड़। अब इससे बैंक के पास बचत होगी, बचेगा कितना, बचेगा 96 करोड़। यहां तक क्लियर है क्या? ओके। बैंकों के पास कुल जमा 100 करोड़, ठीक। CRR है 4%, मतलब 4 करोड़ RBI को देना पड़ेगा।
कौन देगा? तो बैंक देगा। किसको देना है? आरबीआई को देना है। अब बैंकों के पास कितने पैसे बच गए? तो बच गए 96 करोड़ रुपए। ठीक, दूसरा कंडीशन देखते हैं। अब इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसको पढ़ने से हम जान जाएंगे कि मुद्रास्फीति नियंत्रित हो रही है, कम हो रही है कि बढ़ रही है। ठीक, तो देखिए अभी मैंने क्या बताया इसके पहले कि CRR विल बी इंक्रीज्ड, CRR को बढ़ाया जाएगा टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए CRR को बढ़ाया जाएगा। अभी 4% है, मान लो ये हो गया 6%, मतलब 6 करोड़ रुपए आरबीआई को चला गया। बैंकों के पास कितना पैसा बचेगा? बैंकों के पास बचेगा 94 करोड़। ठीक है, पहले देखो CRR 4% था, तो 100 करोड़ मान लो कुल जमा है बैंकों की कुल जमा 100 करोड़ है, तो CRR 4% से 4 करोड़ आरबीआई को दिया, बैंक के पास 96 करोड़ बचे। CRR को मैंने बढ़ाया 6% किया, तो 6 करोड़ आरबीआई को दिया, बैंक के पास 94 करोड़ बचे। ठीक, अब देखिए पहले की तुलना में बैंकों के पास कम पैसे बचे। पहले 96 करोड़ बच रहा था, अब 94 करोड़ बच रहा है। पहले की तुलना में बैंकों के पास पैसे हो गए कम। ठीक, पैसे यदि कम हो गए तो याद रखेंगे ब्याज दर बढ़ जाती है। ब्याज दर बढ़ेगी तो हमारे द्वारा लोन लेने में कमी आएगी। ब्याज दर बढ़ेगी तो हमारे द्वारा लोन लेने में कमी आएगी। ठीक है, लोन नहीं ले पाएंगे तो हम गाड़ियां नहीं खरीद पाएंगे, है ना, वॉशिंग मशीन नहीं खरीद पाएंगे, फ्रिज नहीं खरीद पाएंगे, अपनी सारी आवश्यकताओं को हम पूरी नहीं कर पाएंगे। मतलब क्या हो गया? मांग में कमी, डिमांड में हो गई कमी। अब मांग में कमी हो गई तो मुद्रास्फीति मतलब महंगाई हो जाएगी कम, मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, मांग जब बढ़ती है ना, जैसे बहुत सारा सामान जब दुकान से बिकने लग जाए तो दुकानदार सोचता है कि मेरा सामान तो बहुत बिक रहा है, क्यों ना 10 रुपए के सामान को मैं 12 रुपए में बेचूं, तब भी बिकेगा। ठीक है, तो 10 रुपए के सामान को वो 12 रुपए कर देता है। ठीक, क्यों ऐसा? मांग बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है, मांग बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है। यहाँ पर क्या लिखा? मांग कम हो गई, मांग कम हो गई तो महंगाई कम हो गई। अब दुकानदार का सामान नहीं बिक रहा है, तब क्या करेगा? 10 रुपए के सामान को 9 रुपए में करके बेचेगा, 8 रुपए में करके बेचेगा, तब हम इसे क्या कहेंगे कि महंगाई कम हो रही है। ठीक है, फिर से देखें, CRR बैंकों के कुल जमा का वह हिस्सा, ये देखिए कुल जमा का वो हिस्सा जो बैंक आरबीआई को देती है 4% है, तो 4 करोड़ आरबीआई को, बैंक के पास 96 करोड़ बचे। बढ़ा दिया तो 6 करोड़ आरबीआई के पास गया, बैंकों के पास 94 करोड़ बचा। पहले की तुलना में कम पैसे बचे। ठीक, अब बैंक के पास पैसे कम तो याद रखेंगे कि ब्याज दर हो जाती है इंक्रीज। ब्याज दर बढ़ती है तो हम अब लोन नहीं लेते या कम लोन लेते हैं, या कम लोगों के द्वारा लोन ली जाती है। अब कम लोग लोन ले पा रहे हैं तो मांग में भी कमी आ जाएगी, मांग कम तो मुद्रास्फीति कम, महंगाई कम। ये क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, अगले क्लास में हम मिलेंगे। ठीक, यदि कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।